पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है कि WHO और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। इस सवाल का जवाब आपको मुझे देना है, क्या वो जिनेवा के अंदर है या फिर फ्रांस के अंदर है या फिर USA के अंदर है। तो इस सवाल का जवाब आप जल्दी से दीजिएगा। अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। टाइम पत्र का 2021 के अकॉर्डिंग 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों के अंदर भारत की किस कंपनी को जो है शामिल किया गया है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको थोड़ा सा और तरीके से समझाता हूं। यानी टाइम पत्रिका ने एक डाटा जो है जारी किया गया है कंपनियों का, और उन कंपनियों में हमारे भारत यानी कि 100 कंपनियों को चुनाव किया गया था। उनमें से ही देखा गया था कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो 100 सबसे बेस्ट कंपनियों की कैटेगरी में आती हैं, तो वो आपको मुझे बतानी है। अब देखिएगा, एक तो है जियो कंपनी है और एक है आपका बायजूस। जियो जो है ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है, आप सभी को पता होगा, आप यूज करते भी होंगे। और दूसरी है आपका बायजूस, ये क्या करता है, ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये दो कंपनियां हैं, एक जियो हो जाएगा और एक बायजूस हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि जियो यानी कि आप सभी को पता होगा रिलायंस के जो मालिक हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के, वो है मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी के बारे में 2-3 चीज़ों को आप याद रखिएगा कि वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कौन है वो? मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपसे पूछूं मैं आपसे कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए कौन कौन व्यक्ति को जो है शामिल किया गया था, जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए जो थे वो चुने गए थे। तो उनका नाम था जो बाइडेन साहब और एक थी कमला हैरिस। याद रखिएगा, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति है 46वें नंबर के, और कमला हैरिस यानी कमला भुआ वो 49 नंबर की अमेरिका यानी USA की वाइस प्रेसिडेंट है। तो आप दोनों को याद रखेंगे, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एक 40वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, 49 नंबर की वहां की उपराष्ट्रपति हैं। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखिएगा, और भी कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 यानी 2019 का आपको पता होगा ग्रेटा थनबर्ग जो स्वीडन की शेरनी थी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती हैं। तो याद रखना, 2020 के जो बाइडेन साहब कमला हैरिस थी और 2019 की ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की शेरनी, जिनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 फॉर ग्रेटा थनबर्ग उनको मिला था। कि टाइम किड ऑफ द ईयर जो है किसको चुना गया है, तो उनका नाम है गीतांजलि राव। क्या नाम उनका? गीतांजलि राव। इन सभी को आपको याद रखना है। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं, देखिएगा। यानी कि टाइम पत्रिका ने एक 100 कंपनियों की लिस्ट निकाली है और उनमें जो बेस्ट यानी सबसे प्रभावशाली भारत की 2 कंपनियों का नाम आया है 100 के अंदर, एक जियो और एक है बायजूस। जियो यानी ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है और बायजूस ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान करती है। राइट। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं और ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। फिर मैंने कुछ अवार्ड आपको बताए थे, जैसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के 2 जो बाइडेन कमला हैरिस और 2019 की कौन थी? ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की शेरनी जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती हैं। अब मैं बात करता हूं वहीं पर कि टाइम किड ऑफ द ईयर किसको मिला था, तो वो गीतांजलि राव। इज दैट क्लियर? कहीं पर भी कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल वर्कर्स डे, यानी कि भाई जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनका भी, मजदूर लोगों का भी एक दिन होना चाहिए ताकि उन्होंने जो मजदूरी करके जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स महल बनाए हैं उनके भी योगदान को नहीं भूला जाए और 1 मई के दिन इनके योगदान को हर व्यक्ति याद करे। याद रखना, इंटरनेशनल यानी कि बहुत बड़ी इसकी संस्था है, उसका नाम है ILO, जो 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे सेलिब्रेट करती है। याद रखना, ILO जो थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो 1919 के अंदर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर है। अब आप पूछेंगे सर जी कि इंटरनेशनल यदि वर्कर्स का कोई भी राइट जो अधिकार है अगर वो छिन जाता है या उसका उल्लंघन होता है तो फिर इसके जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, उसके फिर हेड कौन है, उनसे शिकायत फिर कैसे करेंगे? तो याद रखना, वो है ग्रे राइडर साहब। कौन है बताओ? ग्रे राइडर साहब। इस बात को आप याद रखेंगे। एक सवाल और होगा कि सर हमारे भारत में फिर ये किस राज्य में, किस पार्टी ने किस सन के अंदर पहली बार इंटरनेशनल जो है वर्कर्स डे सेलिब्रेट किया था? तो याद रखना, ये सबसे पहले चेन्नई मद्रास के अंदर एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था लेबर किसान पार्टी। उसने 1 मई 1923
के जो है समय पर इसको इंटरनेशनल लेबर डे को जो है, इंटरनेशनल वर्कर्स डे को जो है वो सेलिब्रेट किया था। तो याद रखना लेबर्स यानी कि जो मजदूर भाई हैं उनका योगदान कितना है आज के टाइम पर, वो भी एक खुशी मनाने का, इजहार करने का ये दिन है उनके लिए भी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं, और याद रखना हेनरी ड्यूनेंट, दोबारा सुनो, हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस की। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इंटरनेशनल वर्कर्स डे 1 मई हो जाएगा, 8 मई के दिन हो जाएगा वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी, कोई भी डाउट तो नहीं रहेगा ना। भारत के अंदर चेन्नई मद्रास के अंदर 1923 1 मई के अंदर लेबर किसान पार्टी ने इसकी जो है सबसे पहले इसको सेलिब्रेट किया था। और वर्ल्ड के अंदर जो एक संस्था बनी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO 1919 के अंदर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और याद रखना WTO और WHO का भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। कि वर्ल्ड नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 12 मई। देखो याद रखना 12 तारीख को आप ऐसे याद रखो कि जो नर्स होती है हॉस्पिटल्स के अंदर कितना मेहनत करती हैं, सुबह से और शाम हो जाती है उनको, यानी पूरा 12 घंटे हो जाते हैं काम करते करते। उसके बाद फिर दूसरी शिफ्ट आती है, तो नर्स 12 घंटे लगातार काम करती है। तो याद रखना 12 मई हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो एंटी टोबैको डे है यानी कि तंबाकू निषेध दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे पूछूं कि 28 अप्रैल 2021 को ऑक्सीजन ऑन व्हील्स यानी पहियों के ऊपर ऑक्सीजन की जो पहल थी वो कहां से शुरुआत इसकी हुई थी, वो कौन सा राज्य था, कौन सा जिले थे, वो आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स यानी कि जो ऑक्सीजन बैंक नामक जो वाहन था वो कार्य करेगा। तो याद रखना करनाल के अंदर यानी हरियाणा के अंदर ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो प्लान था ये स्टार्ट किया गया था। इसका मेन मकसद ये था कि अस्पतालों में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो व्हील यानी कि जो एक गाड़ी में 100 सिलेंडर रखें, फटाफट से उनको हॉस्पिटल पहुंचा दो। सिर्फ ये प्लान था इसका, राइट। अब सपोज करो ऐसे देहात हैं जहां पर बड़े बड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं पहुंचे जा सकते, तो वहां पर छोटी छोटी गाड़ियां उनके अंदर सिलेंडर भर के फटाफट पहुंचा दो। तो ये सारा काम था। अब देखो करनाल की बात हो गई है, तो करनाल तो बड़ा अच्छा प्लेस है। आप सभी को पता होगा कि NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप सभी को पता होगा करनाल हरियाणा के अंदर है। और इसने एक बहुत बड़ा काम किया था। इस इंस्टीट्यूट ने NDRI ने भैंस का क्लोन तैयार किया था और उस क्लोन का नाम था गरिमा। क्या नाम था? गरिमा नाम था। तो एक बार मैं दोबारा याद करा देता हूं। देखो 28 अप्रैल 2021 को ये करनाल हरियाणा के अंदर ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की थी। इसका मेन मोटो ये था कि 24 घंटे लगातार सप्लाई अस्पतालों को ऑक्सीजन की जानी चाहिए। उस व्हीकल जिसमें लेकर के जाता था सिलेंडरों को, उस व्हीकल का नाम था ऑक्सीजन बैंक। उसमें 100 सिलेंडर होते थे, राइट। अब मैंने करनाल का नाम लिया था तो मैंने NDRI का नाम लिया था, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये करनाल हरियाणा के अंदर है और यहीं पर NDRI ये एक इंस्टीट्यूट है भाई, बहुत बड़ा है। और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही भैंस का क्लोन जिसका नाम था गरिमा वो जो है बनाया गया था। आई होप इज दैट क्लियर, नो डाउट रिमेन। कौन सा राज्य है जिसका राजकीय जो पक्षी है वो दूध राज है, यानी कि उसको शाह बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वो जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। कौन सा है वो? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बारे में बहुत अच्छी बात है, ये राज्य सच में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद मैं अपने मध्य प्रदेश पर आऊंगा। तो फिलहाल में याद रखना कुछ छोटी मोटी चीजें एक ही झटके में याद हो जाएंगी। देखो वहां की जो राजधानी है मध्य प्रदेश की वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। अगर मैं बात कर दूं यहाँ राज्यसभा की 11 हो जाएंगी, विधानसभा की 230 हो जाएंगी। और 1 नवंबर 1956 को यहाँ की स्थापना हुई थी, यानी कि आप सभी को पता हो। और सन 2000 के अंदर ये छत्तीसगढ़ जो था ये मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। एक अच्छी बात बताऊं, यानी कि अभी जो प्रेजेंट में सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो राजस्थान है ना, लेकिन सबसे पहले क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश था। लेकिन जब सन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर ये दूसरे नंबर पर आ गया और राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। तो राजस्थान क्षेत्रफल में पहले नंबर पर है, दूसरा नंबर मध्य प्रदेश का है और तीसरा नंबर क्या है?
महाराष्ट्र का तीसरा नंबर है, कोई डाउट तो नहीं रहेगा। अब हम थोड़े से अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। यहाँ का राजकीय जो पक्षी है वो है दूधराज यानी शाह बुलबुल। अगर पशु पूछूं तो वो बारहसिंगा हो जाएगा, फूल पूछूं तो लिली हो जाएगा, सबसे बेस्ट फूल मुझे बहुत अच्छा लगता है लिली फूल हो जाएगा। अगर मैं फूल हो गया, पेड़ कौन सा हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, तो पेड़ बरगद हो जाएगा, फूल लिली हो जाएगा, पशु बारहसिंगा हो जाएगा, पक्षी दूधराज हो जाएगा। कोई भी डाउट कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए। और देखिएगा मध्य प्रदेश बड़ा अच्छा इसलिए भी है क्योंकि मैं आपको इसमें कितनी पर्सनालिटी हैं। जैसे देखिए लता मंगेशकर, ये इंदौर की रहने वाली हैं, सन 2001 में इनको भारत रत्न मिला था, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। तो लता मंगेशकर इतनी बड़ी सिंगर, अरे अरे इनको तो प्रणाम है मेरा, तो वो भी मध्य प्रदेश की रहने वाली। और देखिएगा जो है ना ये भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, ये बाबा साहब भी मध्य प्रदेश की पर्सनालिटी है। यानी कि 1891 के अंदर, यानी 14 अप्रैल 1891 के अंदर इनका जन्म हुआ था। मऊ एक जिला है मध्य प्रदेश का, तो ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, राइट। तो इन सारी चीजों को आप याद रखना। तानसेन हो गए, कालिदास हो गए, ये देखो कितनी बड़ी हस्तियां हैं, इनको भला कौन भूल सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके काम आएंगी, इनको कभी भी नहीं भूलना है। एक और स्टेडियम याद रखना, मध्य प्रदेश के अंदर रूप सिंह स्टेडियम है। कौन सा है, रूप सिंह स्टेडियम है। कि जो रूप सिंह स्टेडियम जिसके अंदर सचिन तेंदुलकर साहब ने उनकी जो बुक है ना वो है प्लेइंग इट माई वे। क्या है बताओ, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर साहब की किताब है। और इन्होंने रूप सिंह स्टेडियम के अंदर इन्होंने पहली बार 200 रन जो है बनाए थे। और ये जो मैच हुआ था ये सन 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में ये जो है मैच हो रहा था, जिसमें सचिन तेंदुलकर साहब ने पहली बार क्या बनाया था, 200 रन बनाए थे। अगर आप इजाजत दें तो एक बार दोबारा एमपी का रिवीजन करवा देंगे। एमपी क्या है, जो भी है वो सब रिवीजन हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पुरुष, यानी कि 1956 के अंदर उनका नाम था रवि शंकर शुक्ला। तो रवि शंकर शुक्ला जी जो थे वो मध्य प्रदेश के पहले कौन थे, सीएम बने थे 1956 के अंदर। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो 1956 के अंदर 1 नवंबर 1956 को ही तो स्थापना हुई थी, तभी इसके जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। अब सवाल होगा कि सर महिला मुख्यमंत्री सबसे पहले कौन थी, तो उनका नाम था उमा भारती। कौन थी, उमा भारती, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, उनको जो है याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो वहाँ के सीएम हैं वो कौन है बताओ, शिवराज सिंह चौहान। देखिएगा मध्य प्रदेश के दो तीन चीज और हैं, उनको आप याद रखना कि भिंड मुरैना जो वहाँ के जिले हैं इनको जो है बागियों का शहर बोला जाता है, बागियों का गढ़ बोला जाता है। आपको ने देखा होगा पान सिंह तोमर फिल्म देख लेंगे ना एक बार, तो आपको इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। यदि आप रनर बनना चाहते हैं, रेसर बनना चाहते हैं, तो उनकी वीडियो को देखेगा, सच में बड़ी ही अच्छी मूवी है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया ये मध्य प्रदेश को बुलाया था, जिसके जो है पन्ना नेशनल पार्क आपने खूब सुना होगा। तो पन्ना नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर ही है, ठीक है। तो ये टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसे भारत का हृदय बोला जाता है। वो क्यों, क्योंकि भारत के मध्य में है मध्य प्रदेश, तो भारत का जो हृदय बोला जाता है ये भी मध्य प्रदेश को है। और देखिएगा सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये भी आपके होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर ही है। आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन आच्छादित जो राज्य है वो कौन सा है, वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इनको आप कभी मत भूलेगा, चलेगा। ये मध्य प्रदेश के बारे में बहुत हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे मैं पूछता हूं कि अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा था मे फ्लावर 400। क्या था, मे फ्लावर 400, ये क्या था? मैं ऑप्शन आपको देता हूं, देखिएगा। क्या ये मानव रहित पोत था या फिर ये कोरोना की दवाई का नाम है? तो इनमें से एक सही हो जाएगा, वो हो मानव रहित पोत। यानी कि आपको मैं बता दूं ये अटलांटिक महासागर के अंदर सैर करने के लिए निकला था। और ये जो बना था ना, आप जो अब चेक करेंगे गूगल पर कि मे फ्लावर 400, ये आपको एक पूरा विमान नजर आएगा। इसमें जो कैमरे लगे थे, यानी इसकी जो आंख थी वो कैमरे थे, इसके जो कान थे वो रडार बना दिए गए थे। यानी कि जैसे अगर कोई पत्थर, कोई भी आइलैंड आएगा तो आराम से दूर से ही अपना रास्ता चेंज कर लेगा, किधर जाना है किधर नहीं जाना वो रडार के माध्यम से चलेगा, नेविगेशन सिस्टम। इसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठता है। तो आखिर में ये बड़ा अच्छा है, आप इसकी वीडियो देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। मे फ्लावर 400 इसका नाम। मुझे बताना है कि भाषण चारदीप जो है अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, तो ये किस देश में है? देखिएगा ये बड़ी ही मार्मिक स्टोरी है। जब मैं रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उनके बारे में यार सच में इनको बोटमैन कहा जाता है, इनके पीछे की कौन कौन सी परेशानी है उनको मैं जो है थोड़ा सा साझा करता हूँ। बांग्लादेश के अंदर है, किस में है ये? बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश वही शेख हसीना जुल्फों वाली यहाँ की पीएम है। और याद रखना इसकी जो टका
है, ये करेंसी है। ढाका यहाँ की राजधानी है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये भाषण 4 द्वीप पर क्या परेशानी, क्या झगड़ा चल रहा है वो आपको बताता हूँ। देखिएगा, ये रोहिंग्या जो शरणार्थी थे, जो मुसलमान जो म्यांमार से आए थे, वो वहाँ पर रह रहे हैं और वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर में जड़ क्या था, परेशानी क्या थी? देखिएगा, रोहिंग्या जो थे, आप सभी को पता था, ये पहले म्यांमार में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? म्यांमार में रहते थे। और रखाइन जो था एक प्रांत था, और ये म्यांमार के अंदर, म्यांमार के मैप के नीचे नीचे रखाइन प्रांत है, तो वहां पर ये पहले रहते थे। उसके बाद से और फिर जब आपको पता था कि म्यांमार में क्या अभी जो है सत्ता वहां पर जो आर्मी के कंट्रोल में है। और आपको मैं बता दूं कि जब वहां पर आपको बेसिकली रीजन क्या था, ये मुस्लिम और जो म्यांमार है उसमें सबसे ज्यादा बुद्ध लोग रहते हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, बुद्ध भगवान को। तो वहां से क्या हुआ कि जब वहां से नरसंहार हुआ इनके ऊपर, तो इन्होंने फिर वहां से प्रस्थान करना स्टार्ट कर दिया। और एक था कॉक्स मार्केट द्वीप था जो बांग्लादेश का था, उसके जस्ट नजदीक में। तो ये बोट के माध्यम से वहां पर गए। तो जब इनकी संख्या उस द्वीप पर ज्यादा हो गई तो बांग्लादेश वालों ने इनको फिर दोबारा जो है रेत दिया और भगा दिया कि वे जहां से आए वहीं जाओ। फिर ये वापस म्यांमार में आ गए। फिर म्यांमार से फिर दोबारा से ये जो भाषण 4 द्वीप जो बांग्लादेश का है वहां पर पहुंचे। और याद रखना, भाषण 4 द्वीप जो है ये हिमालय पर्वत की जो गाद आती है ना, जब पानी बह के आता है नदियों में, तो हिमालय की जो गाद आती है उससे इस द्वीप का निर्माण हुआ है। और ये जान करके आप सरप्राइज हो जाएंगे कि भाषण 4 द्वीप ये मात्र समुद्र पानी के तट से सिर्फ 6 फुट ऊंचा है। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चक्रवाती तूफान आ गया तो आप ये जान सकते हैं कि ये जो भाषण 4 द्वीप है ये कभी भी डूब सकता है। तो फिर क्या हुआ, वापस में म्यांमार जो इसका रखाइन प्रांत था, म्यांमार के अंदर रोहिंग्या जहां रहते थे, वहां से फिर दोबारा भाषण 4 द्वीप पर आए और वहां पर आने के बाद वहां पर बस गए। अभी प्रेजेंट में जो भाषण 4 द्वीप है इसकी रोहिंग्याओं की जो संख्या है वो है 18,000। आप ये सोच सकते हैं अगर कभी भी मौसम खराब हो गया और चक्रवात आ गया तो ये जो भाषण 4 द्वीप है ना, इसके अता पता नहीं चलेगा ये कहां पर गया। सही बता रहा हूं, आपने शायद ये बेब्स को देखा नहीं है। जब आप बेब्स में समुद्र में अगर नौकरी करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, जब भी कोई चक्रवात आता है ना तो जो जहाज होता है ना पानी के, वो भी पानी में डूब जाता है फिर निकल के आ जाता है। तो बड़ा ही रिस्की मैटर होता है। इसलिए अब वो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, हम भाषण 4 द्वीप पर अब नहीं रहेंगे, ये इसमें बहुत बड़ा खतरा है, कभी भी जो है हमारी जो है जान जा सकती है। तो ये बेचारे बड़े परेशान है, बड़े दुखी है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश यानी शेख हसीना जुल्फों वाली जो है उनको यार कुछ ना कुछ जो है दया दिखानी चाहिए और उनको कोई ना कोई जो है ऐसा आइलैंड दे देना चाहिए ताकि वो आराम से वहाँ रह सकें। आखिर यार हैं तो वो भी मानव ना, वो कहीं से भी आए वो एक अलग मैटर है। देखो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ओवरऑल मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अगर वो परेशान है तो उनकी परेशानी को सुन करके उनका समाधान करना चाहिए। चलिएगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आपका जो काम है वो बहुत अच्छा है, आप इसी तरह से जो चल रहा है उसे आप चलने दीजिएगा, हम आपके साथ में हैं। तो चलो मिलते हैं। और देखो इसी तरह की वीडियोज़ आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है जो खुल्लम खुल्ला जो टेस्ट है सीरीज जो चल रही है, ये आपका प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से जाकर के इस तरह की वीडियोस को आप देख सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स मुझे कल सजेशन दे रहे थे कि सर जो आप बोल रहे हैं ना इसको आप स्क्रीन पर भी जो है चलने दीजिएगा। उनका मतलब था कि टाइप करके उस स्क्रीन पर भी जो है एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से चलाओ। सर देखो बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है क्योंकि 4 चैनल है, चारों चैनल को उनमें से 3 चैनल को मैं खुद ऑपरेट करता हूँ, जो एक बड़ा काम होता है। अगर मैं इस पर एक जब बोल रहे ना नीचे लिख करके पट्टी चलाओ, अगर वो मैं चलाने लग गया ना तो समझ लो आज ये वीडियो शूट हो रही है, ये आएगी कल, इसमें बहुत बड़ा काम हो जाता है क्योंकि अकेला बंदा क्या क्या करे। खैर कोशिश करूँगा बट फिर भी अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।